आईएएस सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं बनते हैं, आपको न्यूज़पेपर इंटरप्रेट करना पड़ता है, आपको न्यूज़पेपर को सिलेबस के साथ लिंक करना पड़ता है, तब आप आईएएस बन पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किताबें पढ़नी तो उससे आईएएस बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिकॉज करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है यूपीएससी के अंदर, आपको पता होगा दोस्तों। 80% जो क्वेश्चन है कम्स फ्रॉम यूपीएससी। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, एज वेल एज अगर हम मेंस की बात करें, तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम जो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं हम वो यहाँ पर लेकर आते हैं। तो आज के जो आर्टिकल हैं दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। दोस्तों आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज ड्यू टू द टेक्निकल इशू, और मैं आज थोड़ा मुझे कुछ काम था, मैं अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इसको रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों कि आज वैसे कल से जो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस है डेली आपको टाइम पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज का जो एनालिसिस होने वाला है द हिंदू का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है जो 2026 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये जो क्लास है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। और हमारा जो ये करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं दोस्तों, आप इसको अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि ये यूपीएससी और अदर जो एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर्स आता है उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है एक बोलते ना बैकबोन है किसकी, यूपीएससी के एग्ज़ाम की। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं। अब मैं क्विकली देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं डेली दोस्तों आपको बता रहा हूं हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है और हम उसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है उसमें हम कोई भी न्यूज़ नहीं छोड़ने वाले हैं और कोई भी आर्टिकल मिस नहीं करने वाले हैं। सारे जो आर्टिकल हैं वो दोस्तों हम करंट अफेयर्स से लिंक करके पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों हम अगर आर्टिकल देखें आज के, और आज डेट कौन सी हो रही है दोस्तों, हम कौन सी डेट का आर्टिकल वो न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, 12 सितंबर। 12 सितंबर का हम न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। और हमारा जो न्यूज़पेपर है दोस्तों हम इस तरह एनालिसिस कर रहे हैं जिसको करंट अफेयर्स का ए भी नहीं आता होगा उसको भी करंट अफेयर ये समझ में आए और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उसे समझ में आए कि यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम 12 सितंबर का करंट अफेयर्स एनालिसिस कर रहे हैं और डेली हम करंट अफेयर्स को ला रहे हैं। तो हमारी क्लास बिल्कुल मिस ना करें और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए आप फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और शेयर ज़रूर करें। शेयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा जिन बच्चों को हमारी क्लासेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ शेयर करते रहें। और आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, व्हाट इज़ द पहला आर्टिकल, जो भी हमारा पहला आर्टिकल होगा वो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो पहला आर्टिकल है इंडिया और मॉरिशस के रिलेशनशिप पर है। बिकॉज जो मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन है,
मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवीन जी, वो क्या है इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि इंडिया और मॉरिशस का रिलेशनशिप क्या है और इंडिया मॉरिशस को फैमिली क्यों बोल रही है, वाई आर कॉलिंग फैमिली नॉट अ पार्टनर। सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो दोस्तों टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपको जोग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको जोग्राफिकल लोकेशन नहीं पता होगी कंट्रीज की तो आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिस हो सकता है। तो ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। और हमारा सेकंड आर्टिकल क्या है दोस्तों, सेकंड जो आर्टिकल है दोस्तों हमारा कॉलेजियम के ऊपर है। आखिर जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनको नियुक्त कैसे किया जाता है, उसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो क्या कर रहा है दोस्तों, जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको क्या करा, उनके लिए रिकमेंडेशन भेजी है। तो हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे, डिटेल में देखेंगे। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों ये प्रीलिम्स के लिए क्या है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग है और काफ़ी न्यूज़ में है। नेक्स्ट आर्टिकल जो दोस्तों हमारा है दोस्तों, जैसा आपको पता होगा नेपाल के अंदर क्या चल रहा है, नेपाल के अंदर कौन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको जैसे पता होगा जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया आफ्टर द प्रोटेस्ट, जैनजी जो प्रोटेस्ट है उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारे जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया। और सेकंड चीज़ की अगर हम बात करें एंटी करप्शन के ऊपर जो यूथ है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। तो क्या नए डेवलपमेंट हुए, नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस क्या है दोस्तों, जैनजी प्रोटेस्ट एंड इंटरिम गवर्नमेंट डिबेट, क्या इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर स्टेबलाइज हो गई है और कौन लीडर है वहाँ के, जो कौन लीड कर रहा है इंटरिम गवर्नमेंट को, वो हम देखेंगे। अब हमारा जो लास्ट आर्टिकल है, नॉट आर्टिकल इट्स अ एडिटोरियल, हमारा जो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ले रहे हैं फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और हम एक एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल तो दोस्तों क्या हो सकते हैं, आर्टिकल से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, बट अगर हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस का क्वेश्चन कैसे आप, तो जब तक आप एडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे आपको मेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या दोस्तों जो वल्चर हैं वो जो पैंडमिक है उसको रोकने में मदद कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। क्या जो वल्चर हैं वो पैंडमिक, इतने बड़े बड़े पैंडमिक आ रहे हैं दोस्तों, उनको रोकने में वो हेल्प कर सकते हैं नहीं, इसी के ऊपर ये हमारा एडिटोरियल है दोस्तों। तो बिल्कुल भी मिस ना करें, ये एडिटोरियल जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस आर्टिकल को इस एडिटोरियल को बिल्कुल भी मिस ना करें। और जितने भी मैंने आर्टिकल आपको बताएं दोस्तों, जितने भी आर्टिकल मैंने बताएं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी इन आर्टिकल को आप मिस मत करिएगा। क्या है, इन आर्टिकल को बिल्कुल मिस मत करिएगा, बिकॉज अगर आप यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं तो ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं तो फीडबैक आईएएस पर बने रहिए, क्योंकि फीडबैक आईएएस पर प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। और
शेयर करते रहें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट आर्टिकल। तो आपको दोस्तों जैसे पता होगा, अगर आपको पता होगा, जो मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों आपको जैसे पता होगा, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस आर्टिकल पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड मॉरिशस नॉट जस्ट अ पार्टनर बट अ फैमिली। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया जो है मॉरिशस को फैमिली क्यों बोल रही है, पार्टनर क्यों नहीं बोल रही है, उसका क्या रीज़न है। आपको जैसे पता होगा दोस्तों, आपको दोस्तों मालूम होगा कि जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन है दोस्तों मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, नवीन रामगुलम। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों, नवीन रामगुलम। वो क्या है, इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये कौन है दोस्तों, ये है मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, और ये हैं हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोनों की आप पिक्चर देख सकते हैं कि इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि आखिर मॉरिशस को फैमिली क्यों बोला जाता है, वाई वी आर कॉलिंग फैमिली नॉट अ पार्टनर। तो अगर हम आगे देखें कि मॉरिशस का, अगर हम उसकी बात करते हैं, न्यूज़ समरी देखते हैं इस आर्टिकल की, जो न्यूज़ समरी है वो क्या है। तो मोदी और रामगुलम की क्या हुई है, बातचीत हुई है। मोदी एंड रामगुलम कहाँ मिले, वाराणसी में मिले, और उसके अंदर बहुत सारे जो एग्रीमेंट हैं वो साइन किए हैं। तो दोस्तों फोकस किन किन चीज़ों पे है इनका, अगर आप मुझे बताइए दोस्तों फोकस किन किन चीज़ों पे है इनका, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। जो फोकस है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर हम बात करें स्पेशल जो इकोनॉमिक पैकेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जॉब्स हो गई, हेल्थ केयर हो गया, इन चीज़ों पे दोस्तों क्या है, फोकस है मॉरिशस और इंडिया का। और अगर हम बात करें दोस्तों, पहला जो जन औषधि केंद्र है वो कहाँ खोला गया है, पहला जन औषधि केंद्र भी मॉरिशस के अंदर खोला गया है। कहाँ पर, मॉरिशस के अंदर खोला गया। आयुष सेंटर की बात करें, हॉस्पिटल और वेटेनरी जो स्कूल प्रोजेक्ट हैं वो भी मॉरिशस के अंदर खोले जा रहे हैं। तो इंडिया और मॉरिशस का जो रिलेशनशिप है दोस्तों, वो पार्टनर वाला रिलेशनशिप नहीं है, वो फैमिली वाला रिलेशनशिप है। जैसे फैमिली के अंदर क्या होता है, अगर हम फैमिली हैं तो फैमिली के अंदर क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, सब मिलकर क्या करते हैं, सब मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं। ऐसे ही इंडिया और मॉरिशस का जो रिलेशनशिप है, अगर मॉरिशस में कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी, या जो भी प्रॉब्लम होगी, दोनों कंट्रीज क्या है मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। अगर हम मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या, किन किन चीज़ों में मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है बिटवीन द मॉरिशस एंड इंडिया दोस्तों। अगर हम साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ओशनग्राफी की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो सारों में क्या हुआ है दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर हाइड्रोग्राफी, अगर आप कॉपरेशन की बात करते हैं, तो हाइड्रोग्राफी जो कॉपरेशन है वो किन किन चीज़ों में हुआ है दोस्तों, ई जेड में हुआ है। ई जेड जो मैपिंग है और जो नेविगेशन चार्ट है उनमें हुआ है। अगर हम मिशन कर्मयोगी ट्रेनिंग की बात करते हैं, आईआईटी मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ क्या किया है, टाई अप किया है। क्या गया, टाइप किया। तो मॉरिशस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर हमें मॉरिशस मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए, हम इसको आगे समझेंगे। आखिर इंडिया के लिए मॉरिशस इतना मैटर क्यों करता है कि इंडिया उसको फैमिली बनाने पर के लिए कह रही है। मतलब इंडिया कह रही है दिस इज अ फैमिली नॉट अ पार्टनर। अगर हम देखें दोस्तों कि आखिर मैटर क्यों करता है ये, वाई मॉरिशस मैटर फॉर इंडिया, तो सबसे
अगर हम देखें तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है, बहुत सारी जो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, वो मॉरिशस के अंदर रहती है। सबसे बड़ा जो हम अगर मैटर क्यों करता है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मॉरिशस लोकेटेड कहाँ है, वेयर इज द लोकेटेड। अगर हम मॉरिशस की बात करते हैं तो मॉरिशस जो लोकेटेड है इंडियन ओशन में लिक्विड, इंडियन ओशन के में लोकेटेड है। अगर इंडियन ओशन में लोकेटेड है तो इंडियन ओशन के लिए मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मालदीव्स की बात करते हैं, मॉरिशस की बात करते हैं, तो ये कंट्री किसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, इंडिया के लिए। बिकॉज ये अगर इंडिया का बायलैटरल रिलेशन इनसे जितना अच्छा होगा उतना ही वो चाइना को काउंटर कर पाएंगी। क्या कर पाएंगी, चाइना को। काउंटरिंग द चाइना स्टिंग ऑफ द पल्स इन द इंडियन ओशन रीजन। अगर हम इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इकोनॉमी में क्या दोस्तों, ट्रेड। इंडिया और मॉरिशस का जो ट्रेड है दोस्तों वो फ्लरिश कर रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं, EEZ कोऑपरेशन की बात करते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो काफ़ी फ्लरिश कर रहे हैं। इंडिया और जो मॉरिशस का जो रिलेशनशिप है दोस्तों बहुत हिस्टोरिकल है, डीप सिविलाइजेशन है दोनों के बीच में, और क्या है, डायस्पोरा बॉन्ड है। बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो मॉरिशस में रहते हैं। मेरे भी कुछ जानने वाले लोग क्या है दोस्तों मॉरिशस के अंदर रहते हैं। तो मॉरिशस में जो है इंडियन डायस्पोरा, काफ़ी डायस्पोरा वहाँ पर रहता है। वहाँ पर दीपावली भी सेलिब्रेट की जाती है। क्या है, डायस्पोरा बॉन्ड है। अगर हम डिप्लोमेटिक बात करें, व्हाट इज़ द डिप्लोमेटिक बॉन्ड्स, इंडिया और उसके बीच क्या डिप्लोमेटिक बॉन्ड है दोस्तों, बॉयस इन अफ्रीका एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। चैलेंजेस क्या हैं दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो मॉरिशस के अंदर बढ़ रहा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या पोर्ट्स की बात करें तो सब में क्या कर रहा है, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है बैलेंसिंग ग्रेट पावर कंपटीशन इन द इंडियन ओशन रीजन। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन के अंदर बहुत सारी जो ग्रेट पावर हैं वो भी इन्वॉल्व हो रही हैं। अगर हम US की बात करते हैं, अगर हम चाइना की बात करते हैं, अगर हम रशिया की बात करते हैं, तो सारी कंट्री क्या हैं, वो इंडियन ओशन रीजन में क्या कर रही हैं, इंडियन ओशन रीजन में अपने पैर पसार रही हैं। आगे बढ़ें। आप दोस्तों ये मैप में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मॉरिशस की लोकेशन कौन सी है और जो इंडियन ओशन में कौन कौन सी जो कंट्री हैं वो इंडिया के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं वेयर इज़ द मॉरिशस, मॉरिशस आइलैंड किधर है दोस्तों, हम ये मॉरिशस है। क्या ये मॉरिशस है, तो ये इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन के अंदर मॉरिशस कंट्री है। हमारा प्यारा भारत कहाँ है दोस्तों, हमारा प्यारा भारत ये, और ये जितनी भी कंट्रीज हम देख रहे हैं तो दोस्तों इंडियन ओशन में। अगर हमें दोस्तों इंडियन ओशन को सेफ रखना है या इंडियन ओशन पे अपना इन्फ्लुएंस जमाना है तो इन कंट्रीज़ के अंदर हमें अच्छे संबंध बनाने होंगे। अगर हम सिशेल्स की बात करते हैं, मालदीव की बात करते हैं, डिएगो गार्सिया की बात करते हैं, एगेल्जा आइलैंड की बात करते हैं, अगर हम मडागास्कर की बात करते हैं, तो सारी कंट्रीज को हमें क्या है, इनके साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। अगर हम वे फॉरवर्ड देखें इसका, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड दोस्तों, हमारे जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए। चाहे हम बात करते हैं एगलेजा बेस की, चाहे हम एगलेजा बेस की बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों क्या है, हमें क्या एक्सपेंड करना चाहिए, जो पीपल टू पीपल टाइज है। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, अगर हम स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, और जॉइंट डिफेंस होना चाहिए, साइबर एंड डिजिटल पार्टनरशिप होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, कोर्ट के जज होते हैं। कॉलेजियम क्या होता है, कॉलेजियम में सीजीआई होते हैं और 4 जो सीनियर जज होते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, रिकमेंडेशन भेजते हैं गवर्नमेंट को। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं आर्टिकल क्या है दोस्तों। हमारा जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ऑन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए रिकमेंडेशन भेजी है। अगर हम बात करते हैं पटना के कौन से हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं वो कौन है, मणिपुर के जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं वो कौन है, अगर हम बात करते हैं मेघालय के जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं वो कौन है, अगर हम एक एक करके नाम देखें दोस्तों, जो जस्टिस सोमन सेन है वो चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय के हाई कोर्ट बनेंगे, उनकी रिकमेंडेशन सीजीआई गवई ने भेजी है। अगर हम जस्टिस पीबी बाजंत्री की बात करते हैं दोस्तों, वो क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के बनेंगे, करंटली क्या है दोस्तों, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। अगर हम जस्टिस एम सुंदर की बात करें तो जस्टिस एम सुंदर कहाँ के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं दोस्तों मणिपुर के, मणिपुर हाई कोर्ट के। जैसा मैंने कॉलेजियम में बताया, तो कॉलेजियम के अंदर कौन कौन होता है, कॉलेजियम के अंदर सीजीआई होते हैं, फिर 4 जो सीनियर जज होते हैं वो कॉलेजियम का पार्ट होते हैं, वो रिकमेंडेशन भेजते हैं गवर्नमेंट को कि इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए। आगे बढ़े, आप दोस्तों देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है किसको, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है किसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। आगे बढ़ें, अगर हम दोस्तों आर्टिकल 217 की बात करते हैं तो आर्टिकल 217 क्या कहता है, आर्टिकल 217 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेस की बात करता है, और आर्टिकल 222 बात करता है ट्रांसफर्स ऑफ जजेस। आर्टिकल 217 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। अगर 222 आर्टिकल 222 की बात करते हैं तो वो क्या करता है दोस्तों, वो बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की। अगर हम कॉलेजियम सिस्टम की हिस्ट्री देखें, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, अगर हम कहते हैं दोस्तों फर्स्ट जजेस केस जो 1981 में हुआ था, तो उसमें क्या था कि आखिर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो उनको नियुक्त कैसे किया जाएगा, तो उसमें कहा गया था जो एग्जीक्यूटिव हैं वो डिसाइड करेंगे कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं या जज हैं उनको नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। अगर हम सेकंड जज केस की बात करते हैं जो 1993 में हुआ था, उसके अंदर क्या है दोस्तों, उसके अंदर क्या चेंज हुआ था, उसके जो अंदर है दोस्तों जुडिशियल प्राइमेसी होगी, कॉलेजियम सिस्टम होगा। क्या कौन डिसाइड करेगा दोस्तों, जुडिशरी डिसाइड करेगी कि कौन से जज की रिकमेंडेशन भेजी जाएगी और नियुक्त कैसे किया जाएगा, वो जुडिशरी के हाथ में था जिसमें कॉलेजियम सिस्टम आया। अगर हम थर्ड जज केस की बात करते हैं जो 1998 में आया, कॉलेजियम सिस्टम को क्या किया गया, एक्सपेंड कर दिया गया, जिसमें सीजीआई थे और +4 जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे वो कॉलेजियम का पार्ट होंगे और रिकमेंडेशन भेजेंगे। अगर हम दोस्तों NJ1 की बात करते हैं जो 2014 में आया, जिसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, वायलेटिंग द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको वायलेट करेगा। प्रोज क्या है दोस्तों कॉलेजियम के, कॉलेजियम जो है उसके क्या मतलब बेनिफिट्स हो सकते हैं, एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो वो क्या करता है दोस्तों, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको क्या करता है दोस्तों, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर करेगा, और जो इंसुलेट्स अपॉइंटमेंट्स है फ्रॉम द पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स से इंसुलेट्स होंगे उसको दूर करेगा। क्रिटिसिज्म क्या है दोस्तों, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म, अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो सबसे बड़ा जो सवाल है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब मान लीजिए दोस्तों एक ही फील्ड के लोगों को अपॉइंटमेंट देना हो तो वो क्या करेंगे दोस्तों, फेवरेटिज्म करेंगे और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो
क्लोज डोर डिसीजन होते हैं, ये जो डिसीजन होते हैं क्लोज डोर होते हैं, तो जो उनका मन करेगा उनको रिकमेंडेशन देंगे। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के हमेशा से एलिगेशन लगते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। नो फॉर्मल क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों। रिफॉर्म और डिबेट्स क्या है, इसके अंदर क्या रिफॉर्म आ सकते हैं, डिबेट्स क्या आ सकती हैं दोस्तों। जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नेपोटिज्म है और क्या है, फेवरेटिज्म है। तो इसको कैसे किया जाए, हमें ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी कैसी लाई जाए। तो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम किसी जज की रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो उसको पब्लिश करना पड़ेगा। आखिर आप उस जज को रिकमेंड क्यों कर रहे हो, आखिर उसको जज क्यों बना रहे हो। एक तो दोस्तों रीजन देना पड़ेगा। एज अ कॉलेंजम नाउ डज पार्टली, अभी क्या कर रही है, सिर्फ पार्टली कर रही है। अगर हम जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव का कंसल्टेटिव मैकेनिज्म देखें तो विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना चाहिए। अगर हम पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में क्या है दोस्तों, रिवाइवल द NJEC विद सेफगार्ड, NJEC विद सेफगार्ड। आगे बढ़ें दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जैसे पता होगा नेपाल के अंदर क्या चल रहा है, नेपाल के अंदर क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। अगर आप नेपाल का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं अगर आप उसको फॉलो कर रहे होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा नेपाल के अंदर क्या चल रहा है। नेपाल के अंदर आपको पता होगा दोस्तों, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP ओली शर्मा, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। रिजाइन क्यों दिया है, उसका क्या रीज़न है दोस्तों। रिजाइन इसलिए दिया है कि नेपाल के अंदर जो जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको पता होगा कि नेपाल गवर्नमेंट ने क्या किया, नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया और एंटी करप्शन के एलिगेशन हमेशा से नेपाल के अंदर लगते आए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से नेपाल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार भी वहाँ की गिर गई है। तो नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या हुआ है, जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है और जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो क्या स्टेबलाइज हो गई है नेपाल के अंदर। क्या नेपाल के अंदर एंट्रिम गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया गया या नहीं, हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो क्या है ट्रिगर, मैंने जैसे बताया दोस्तों, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट द करप्शन, मिस गवर्नेंस एंड सोशल मीडिया बैन के लिए। और रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, ओली गवर्नमेंट क्या हो गई, कोलैप्स हो गई और डेथ टोल कितने हो गए, 34 लोग अभी भी मारे गए दोस्तों अभी तक। और वायलेंट क्लैशेस, प्रेसिडेंट रामचंद्र पोडल कॉल्स रिस्ट्रेंट प्रोमिसेस टू एक्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। करंट सिचुएशन क्या है दोस्तों, व्हाट आर द करंट सिचुएशन, कि आर्मी ने पूछा है मीडिएट करने के लिए एंट्रिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए और रेजेज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। लीडरशिप डिवाइड क्या है दोस्तों, जो चीफ जस्टिस थे, एक्स चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, जो एक्स चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की, वो क्या है दोस्तों, सपोर्टेड बाय द सम काठमांडू मेयर बलिंदर शाह स्टेप्ड असाइड। मतलब जो कार्की हैं वो क्या बन सकती हैं, वो है लीड कर सकती हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट बनने वाली है। प्रो मोनार्की एक्टिविस्ट दुर्गा प्रसाई मेट आर्मी चीफ, कॉन्ट्रोवर्शियल, क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। आगे बढ़ें, नेपाल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखते हैं। अगर नेपाल में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर नेपाल में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। पहले जो क्या थी, नेपाल क्या था, मोनार्की थी। आपको जैसे पता होगा दोस्तों, नेपाल को ब्रिटिश भी गुलाम नहीं बना पाए, फिर वहाँ पर मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर एलिगेशन लगते रहे कि नेपाल की गवर्नमेंट में बहुत करप्शन होता है। तो 2008 में क्या हुआ, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया। 2015 में क्या हुआ दोस्तों, संविधान आया नेपाल के अंदर, एक डेमोक्रेटिक क्या बनी, कंट्री बनी। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट,
कोलैप्सिंग, हमें बहुत फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट क्या करती रही, गिरती रही हैं और वीक कोalition हुआ। जैनजी मूवमेंट क्या है दोस्तों, जैनजी मूवमेंट जो है यूथ लेड, क्या है, यूथ लेड डिजिटल मोबिलाइज एंड एंटी करप्शन फोकस है। आर्मी का रोल क्या है दोस्तों, ट्रेडिशनल पावरफुल एक्टर है इन नेपाल में, नाउ नेगोशिएटिंग फॉर इंटरिम गवर्नमेंट, रिस्क अंडरमाइनिंग द सिविलियन सुप्रीमेसी। अगर हम बात करते हैं इंडियाज कंसर्न, इंडिया का क्या कंसर्न है, तो दोस्तों इंडिया का कंसर्न है सिक्योरिटी। अगर नेपाल में इनस्टेबिलिटी रहती है दोस्तों, आपको पता होगा इंडिया क्या करती है, नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर शेयर करती है, कोई भी फेंसिंग नहीं है। अगर नेपाल के अंदर इनस्टेबिलिटी रहती है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो इससे क्या होगा, इंडिया की जो सिक्योरिटी है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या होगा, जो बॉर्डर होंगे पोरस बॉर्डर हैं और मॉइस्ट मूवमेंट हो सकता है, रिफ्यूजीज एंड ट्रेड डिसरप्शन की वजह से फ्यूल क्राइसिस आ सकता है बिरकुंज में, और चाइनाज इन्फ्लुएंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। अपॉर्चुनिटीज क्या है, रिस्क क्या है, और दोस्तों कंपैरेटिव एंगल्स क्या है। अगर दोस्तों हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, यूथ ड्रिवन रिफॉर्म में ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी, जब भी यूथ बाहर आता है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, इंडोनेशिया में भी एक क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। वो किस लिए चल रहा है, वो भी दोस्तों गवर्नमेंट में जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नमेंट जो यूथ पे ध्यान नहीं दे रही है, उसके लिए वहाँ पर मूवमेंट चल रहा है। तो इससे दोस्तों हम क्या सीख सकते हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इससे ये सीखा जा सकता है इंडिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी जितनी भी कंट्रीज हैं, आप बांग्लादेश को देख लो, आप नेपाल को देख लो, आप म्यांमार को देख लो, तो जितनी भी छोटी छोटी कंट्रियां दोस्तों, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, बिकॉज यूथ को समझा नहीं जा रहा है, यूथ की डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। अगर यूथ की डिमांड को फुलफ़िल किया जाए तो शायद ये प्रोटेस्ट ना हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी आएगी। जो यूथ ड्रिवन जो रिफॉर्म है या यूथ ड्रिवन जो प्रोटेस्ट है, उससे क्या आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। और ये चांस क्या है दोस्तों, ये चांस है कि न्यू लीडरशिप आए, जिससे क्या हो, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी हो, क्या हो, ट्रांसपेरेंसी आउटसाइड द ओल्ड पॉलिटिकल एलिट्स। रिस्क क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा जो रिस्क है, जो जो पाकिस्तान में चल रहा है, वही नेपाल के अंदर होगा। आर्मी क्या कर रही है दोस्तों, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है, आर्मी इन्वॉल्व हो रही है। यार जिस देश में आर्मी इन्वॉल्व हो जाए, आर्मी गवर्नमेंट चलाए, तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा उस देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। आर्मी इन्वॉल्वमेंट, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, पॉलिटिकल वैक्यूम में इन्वाइट द मोनार्की एंड फॉरेन इंटरफेरेंस। अगर पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाए तो समझ लेना दोस्तों, उसमें या तो मोनार्की आने वाली है उस देश में, या फॉरेन किसी भी कंट्री का इंटरफेरेंस होने वाला है। और इनस्टेबिलिटी क्या है, इनस्टेबिलिटी इन इंडियाज हिमालयज फ्रंटियर। कंपैरेटिव एंगल क्या है, अरब स्प्रिंग यूथ प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, श्रीलंका में 2022 में यूथ लेड एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट हुआ था। आज का जो दोस्तों हमारा लास्ट आर्टिकल है वो क्या है दोस्तों, क्या जो वल्चर हैं, वल्चर जो पैंडमिक है उसको रोकने में हेल्प कर सकते हैं। वल्चर का काम क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द वल्चर का बेसिकली क्या काम होता है। वल्चर का जो काम होता है हम आगे समझेंगे। हमारा जो आर्टिकल है दोस्तों, कैन वल्चर हेल्प प्रिवेंट द पैंडेमिक, क्या वल्चर पैंडेमिक को रोकने में दोस्तों मददगार हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं दोस्तों, ये है वल्चर, ये है वल्चर। तो वल्चर को आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। आगे बढ़ें और हम समझने की कोशिश करते हैं करंट चैलेंजेस क्या हैं। अगर हम न्यूज़ समरी देखें दोस्तों, तो न्यूज़ समरी अगर हम देखने की कोशिश करें तो उसमें क्या है दोस्तों, इंडिया के जो 90% जो वल्चर हैं दोस्तों लॉस्ट हो गए सिंस 1990। अगर वल्चर लॉस्ट हो जाएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वल्चर इंडिया या इकोसिस्टम में नहीं होंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वल्चर
इकोसिस्टम में नहीं होंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, बीमारियां बहुत फैलेंगी, लोग बीमार बहुत होंगे। उसका क्या रीजन है दोस्तों, वल्चर क्या करता है, कार केसेस खाता है। कार केसेस जो भी दोस्तों कार केसेस होते हैं या जो भी गंदगी होती है वो खाता है, क्या करता है वल्चर, ड्यू टू द डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग एंड इलेक्ट्रोक्यूशन। तो वल्चर की जो पॉपुलेशन है क्यों लॉस्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ डाइक्लोफ्लेनिक जो केमिकल है उसकी वजह से, और पॉइजनिंग दी जा रही है, और इलेक्ट्रोक्यूशन। अगर हम वल्चर की बात करते हैं दोस्तों, वल्चर जो है इकोसिस्टम में अगर देखें तो वो क्या है दोस्तों, नेचर जो है, नेचर का वेस्ट मैनेजर है। वेस्ट को क्या करता है, मैनेज करता है। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द एंथ्रेक्स, रेबीज और बैट्यूलिज्म। कौन कौन सी बीमारियों को ये प्रिवेंट करता है दोस्तों, रेबीज को प्रिवेंट करता है, और दोस्तों किसको करता है, एंथ्रेक्स को प्रिवेंट करता है। अगर हम सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की बात करते हैं, किसकी, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की, 13+ जो कंट्री हैं और जो ट्रांस बाउंड्री जो डिजीज हैं वो अभी रिस्क पर हैं। करंट जो नेशनल एक्शन प्लान है 2016 से लेके 2025 को वो एंड हो रहा है। नेक्स्ट फेज मस्ट इंटीग्रेटेड वन हेल्थ एंड पैंडमिक प्रिपेयरनेस। वल्चर इज इक्वल टू पैंडमिक प्रिवेंशन एजेंट। कार केसेस क्या है, डिस्पोजल है, जिससे क्या होता है, जो यूनिटिक स्पिल ओवर जो भी जितनी भी बीमारी है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। फर्स्ट स्कैवेंजर है, क्या है, पहला स्कैवेंजर है, और अर्ली सर्विलांस इंडिकेटर है। डिक्लाइन इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं दोस्तों, राइज इन स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन, मोर रेबीज केसेस। आपको पता होगा दोस्तों, जो स्ट्रे डॉग की जो पॉपुलेशन है काफ़ी इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या है, रेबीज की बीमारी पड़ रही है। अनसेफ कार केसेस डिस्पोजल डिजीज हॉट स्पॉट। आगे बढ़ें, अगर हम आगे देखें दोस्तों, करंट चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द करंट चैलेंजेस। सबसे बड़ा जो चैलेंजेज है दोस्तों, जो डाइक्लोफेनेक केमिकल है और टॉक्सिक वेटरनरी जो ड्रग्स हैं वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, अभी भी इकोनॉमी में सर्कुलेशन है उनकी, जिसकी वजह से क्या है, वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रोक्यूशन फ्रॉम द पावर लाइन और जो पॉइजनिंग इवेंट है उसकी वजह से भी क्या है, वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। हमारा जो कंजर्वेशन है वल्चर को लेके वो क्या है दोस्तों, वो अंडर फंडेड है। क्या है, अंडर फंडेड है, नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द हेल्थ स्ट्रेटेजीज, कम्युनिटीज नॉट एम्पावर्ड डिस्पाइट बीइंग फ्रंटलाइन एक्टर। 5 पिलर क्या है, अगर हम पोस्ट 2025 की बात करते हैं तो पहला जो पिलर है दोस्तों, सैटेलाइट टेलीमेंट्री, मैप हैबिटेट, जो वल्चर्स का जो हैबिटेट है उसको मैप करें, और कारकास डंप को। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, क्या होना चाहिए दोस्तों, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ, लाइव स्टॉक, ह्यूमन डाटा, और वन हेल्थ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन्वायरमेंट, वेटरनरी प्लस हेल्थ, और ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन, क्या होना चाहिए, ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन via CAF एंड CMS, और कम्युनिटी स्टेट वर्डशिप, वुमेन यूथ एज पार्टनर। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा, और फीडबैक आया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।